हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अकाउंट्स +1। मैं पिछली जो वीडियो थी उसमें हमने किया था कि अकाउंट्स क्या है, अकाउंट्स के ऑब्जेक्टिव क्या हैं, एडवांटेज क्या हैं, डिसएडवांटेज क्या हैं। तो इस में हमारा पहला टॉपिक है बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। ये जो मैंने नोट्स लिखे हैं थोड़े ब्रीफ में लिखे हैं, आप इनको समझ के अपनी बुक में से रीड करके इनको और अच्छा इलेबोरेट कर सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट बुक कीपिंग और अकाउंटिंग का डिफरेंस क्या है। अकाउंटिंग जैसा कि हम लोग पहले कर चुके हैं लास्ट वीडियो में, अकाउंटिंग प्रोसेस है जिसमें हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, वो ट्रांजैक्शन जो फाइनेंस के साथ रिलेटेड है, उनको आइडेंटिफाई करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, क्लासीफाई करते हैं समराइज करके, देन उनकी एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन होती है। तो फिर बुक कीपिंग क्या है? बुक कीपिंग अकाउंटिंग का एक पार्ट है, मींस अकाउंटिंग पूरी नहीं है, उसका थोड़ा सा हिस्सा है। थोड़ा हिस्सा कौन सा है? जिसमें हम सिर्फ 4 स्टेप्स लेते हैं। पहला आइडेंटिफाई करना ट्रांजैक्शंस को, फिर उनको मनी टर्म्स में मेजर करना, फिर उनको रिकॉर्ड करना। अब जो रिकॉर्डिंग है मैंने आपको पहले भी बताया था, रिकॉर्डिंग हम कहाँ पे करते हैं? जर्नल में करते हैं। उसके बाद उनको लेजर में क्लासीफाई करना। ये जो पहले 4 स्टेप्स हैं वो बुक कीपिंग हैं, और उसके बाद के जो स्टेप्स हैं वो अकाउंटिंग का प्रोसेस है। तो अकाउंटिंग क्या है? इट इज़ अ वाइडर टर्म देन बुक कीपिंग। बुक कीपिंग से वाइडर है। ठीक है, इट स्टार्ट्स वेयर बुक कीपिंग एंड्स। जहाँ बुक कीपिंग ख़त्म होती है वहाँ पे अकाउंटिंग स्टार्ट होती है। तो इसमें कौन से स्टेप आगे? समराइज करना, एनालिसिस करना, इंटरप्रेट करना एंड कम्युनिकेट टू द यूजर्स। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? जो बुक कीपिंग है वो क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन तक ही सीमित है, पर जो अकाउंटिंग है इसके बाद की सारी प्रोसेस को इन्वॉल्व करती है। बुक कीपिंग जो है, ठीक है, ये प्राइमरी स्टेज ऑफ अकाउंटिंग है। पहले बुक कीपिंग होती है, उसके बाद अकाउंटिंग की जाती है। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करके, रिकॉर्ड करके क्लासीफाई किया जाता है, वो बुक कीपिंग है। उसके बाद का प्रोसेस अकाउंटिंग है। ठीक है, बुक कीपिंग का मेन काम क्या है? जैसे हमने डेली की ट्रांजैक्शंस की, उनको रिकॉर्ड किया, तो बुक कीपिंग का काम क्या है? उनको सिस्टेमेटिकली रिकॉर्ड करना। और अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? सिर्फ रिकॉर्ड करना नहीं, उससे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फाइंड करना और किसी भी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को जानना, ये अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव है। अब जो नेचर ऑफ जॉब, मतलब जो बुक कीपिंग है हम रूटीन में करते हैं, जैसे हमने सारे दिन में जितनी ट्रांजैक्शंस की वो रिकॉर्ड कर ली, ये रूटीन का काम हो गया। पर जो अकाउंटिंग है वो डेली नहीं की जाती। अकाउंटिंग का जो प्रोसेस है वो एनालिटिकल और डायनामिक नेचर का है, मींस वो एट द एंड ऑफ द मंथ, जैसे हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, फिर एट द एंड ऑफ द ईयर हम P&L और बैलेंस शीट तैयार करते हैं, जो मतलब कि हमें बिजनेस के प्रॉफिट लॉसेस और फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बताती है। अब जो बुक कीपिंग है कोई भी कर सकता है, जूनियर स्टाफ भी कर सकता है, पर अकाउंटिंग जूनियर स्टाफ नहीं कर सकता, इसके लिए सीनियर स्टाफ की ज़रूरत पड़ती है। बुक कीपिंग मैंने जैसे कहा कि जूनियर स्टाफ कर सकता है, तो इसके लिए कोई स्पेशल स्किल की ज़रूरत नहीं है, पर जो अकाउंटिंग है उसके लिए हमें स्पेशल स्किल की ज़रूरत है, मींस अकाउंट्स की नॉलेज होनी बहुत ही ज़रूरी है। अब हमने अकाउंटिंग तो कर ली, अगला कंसेप्ट अकाउंटेंसी। ये कहीं ना कहीं आप मतलब एज अ डेफिनेशन आपको आ सकता है कि व्हाट इज़ अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी एक नॉलेज है। अकाउंटिंग करने के लिए हमें नॉलेज की ज़रूरत है, प्रिंसिपल्स की ज़रूरत है, रूल्स की ज़रूरत है। तो अकाउंटेंसी वो रूल्स एंड प्रिंसिपल्स हैं जिसके द्वारा हम अकाउंटिंग करते हैं। यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग में आ गया। हमने अभी तक ऑब्जेक्टिव्स किए, एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग किए, तो उसमें हम लोग कहते थे कि ये यूजर्स को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, यूजर्स को इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम प्रोवाइड करता है।
अब यूजर्स है कौन है? यूजर्स जैसा कि नाम से ही पता चलता है, जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हैं, दे आर नोन एज द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। तो जो यूजर्स हैं वो इंटरनल भी हो सकते हैं और एक्सटर्नल भी हो सकते हैं। अब इंटरनल यूजर्स कौन है? जो विद इन ऑर्गेनाइजेशन है, अपने ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट हैं, दे आर नोन एज इंटरनल यूजर्स। सबसे पहले आगे ऑनर्स। कौन आगे? ऑनर्स मीन्स मालिक। मालिक कौन होता है? जो बिजनेस को स्टार्ट करता है। अब ऑनर है, फॉर एग्जाम्पल मेरा बिजनेस है, मैंने उसमें 10 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट किए। अब मेरा बिजनेस है, 10 लाख रुपया मैंने इन्वेस्ट किया, तो मैं जानना चाहूँगी कि मेरा बिजनेस प्रॉफिट पे जा रहा है कि लॉसेस पे जा रहा है। मुझे कौन बताएगा? अकाउंट्स बताएगा। तो पहला यूज़र कौन हो गया? मालिक, ऑनर, जिसने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया। दूसरा आ गया मैनेजमेंट। मैनेजमेंट कौन है? अगर बिजनेस बहुत लार्ज स्केल पे है तो ऑनर्स को मुश्किल है उसको मैनेज करना, तो मैनेजमेंट वो अपॉइंट करते हैं। यहाँ पे मालिक और है और मैनेजमेंट डिफरेंट है। ठीक है, अगर बिजनेस छोटा है, जैसे मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, मैंने एक दुकान खोल ली है, तो उसमें ऑनर भी मैं ही हूँ, मैनेजमेंट भी मैं ही हूँ। पर अगर बिजनेस लार्ज स्केल पे है तो ऑनर्स वो जिसने पैसा इन्वेस्ट किया, मैनेजमेंट वो जो बिजनेस को मैनेज कर रही है, बिकॉज इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मैनेज बाय द ऑनर्स। अब क्योंकि मैनेजमेंट को हमने रखा ही बिजनेस मैनेज करने के लिए है, उन्होंने टाइम टू टाइम डिसीजंस लेने होते हैं चीज़ के सेलिंग प्राइस का, कॉस्ट कंट्रोल का। तो वो डिसीज़न किस पे बेस्ड करते हैं? प्रीवियस ईयर की परफॉर्मेंस पे। अब प्रीवियस ईयर की परफॉर्मेंस, क्या प्रॉफिट है, क्या लॉस है, क्या फाइनेंशियल पोजीशन है, कहाँ से पता चलेगी? अकाउंट से। तो अकाउंट्स को कौन यूज़ कर रहा है? मैनेजमेंट यूज़ कर रही है। किस लिए कर रही है? फर्दर डिसीजन लेने के लिए कर रही है। तीसरा आ गया एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर्स। ये भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हैं और दे इंटरनल यूजर्स बिकॉज दे आर विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। अब एम्प्लॉयज़ क्यों यूज़ करते हैं? बिकॉज उन्होंने बोनस लेना होता है। बोनस किसके बेस पे मिलता है? उनको प्रॉफिट के बेस पे मिलता है। अब प्रॉफिट कौन बताता है? अकाउंट्स बताते हैं। तो एम्प्लॉयज़ भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हैं। इसके अलावा एक्सटर्नल यूजर्स है। एक्सटर्नल यूजर्स वो होते हैं जो आउटसाइड दी ऑर्गेनाइजेशन है, जिन्होंने मतलब ऑर्गेनाइजेशन के बाहर है। बाहर है मीन्स विद नॉट पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो आउटसाइडर्स में आ गया बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्यों जानना चाहते हैं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन? क्यों? क्योंकि उन्होंने बिजनेस को लोन दिया है। वो देखना चाहते हैं कि क्या बिजनेस उनका लोन रीपे करने के काबिल है, क्या उसकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है, क्या बिजनेस प्रॉफिट्स पे जा रहा है। तो वो इन्फॉर्मेशन कौन प्रोवाइड करता है? अकाउंट्स प्रोवाइड करते हैं। इन्वेस्टर्स एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर्स। यहाँ इन्वेस्टर्स वो होते हैं जो बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। एक तो हो गए इन्वेस्टर जिन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया है, एक हो गए पोटेंशियल इन्वेस्टर जिन्होंने अभी पैसा इन्वेस्ट करना है। अब जो इन्वेस्टर्स हैं वो ये देखना चाहते हैं कि जहाँ पे हमने पैसा इन्वेस्ट किया वहाँ पे हमें जो रिटर्न आएगी, क्या वो रिटर्न पूरी आ जाएगी? ठीक है, उनकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है। अब जो पोटेंशियल इन्वेस्टर्स है वो ये देखना चाहते हैं कि जहाँ पे हमने पैसा इन्वेस्ट करना है उस ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट्स जो है हर साल क्या उनकी परफॉर्मेंस है और उस ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। मीन्स तो जो इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया, जो पोटेंशियल इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने पैसा इन्वेस्ट करना है, दे बोथ आर इंटरेस्टेड इन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन ऑफ द बिजनेस, सो दे यूज़ द इंफॉर्मेशन। देन आगे क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स वो होते हैं जो कि बिज़नेस को क्रेडिट पे गुड्स प्रोवाइड करते हैं। कोई भी बिज़नेस कैश बेसिस पे नहीं चलता। क्रेडिट इज़ द बेस ऑफ बिजनेस। उधार जरूरी है, अब उधार देना तो ज़रूरी है क्योंकि मार्केट में कंपटीशन बहुत है, बट इसके साथ साथ हमें ये भी देखना होता है जिस बंदे को हमने क्रेडिट दिया, जिस बिजनेस को क्रेडिट प्रोवाइड किया, कि उसकी फाइनेंशियल पोजीशन और उसकी वर्दीनेस ऑफ बिजनेस क्या है। तो वो कौन बताता है? अकाउंट्स बताते हैं।
गवर्नमेंट एंड इट्स अथॉरिटी, गवर्नमेंट ने नेशनल इनकम को कंपाइल करना होता है, गवर्नमेंट ने मार्केट पॉलिसीज़ बनानी होती है, तो उसको क्या चाहिए, बिजनेस इंफॉर्मेशन चाहिए, तो वो कहाँ से मिलती है, अकाउंट से मिलती है। रिसर्चर्स वो होते हैं जो कि फर्दर स्टडीज़ करते हैं, अब उन्होंने टाइम टू टाइम रिसर्च करनी होती है, रिसर्च वर्क कलेक्ट करना होता है, डाटा कलेक्ट करना होता है, कौन सा बिजनेस पिछले सालों से अच्छा चल रहा है, कौन सा बिजनेस वहीं पे स्टेबल है, कौन सा आगे बढ़ रहा है। तो रिसर्चर्स को जो इन्फॉर्मेशन है कौन प्रोवाइड करता है, अकाउंट्स प्रोवाइड करता है। इसके अलावा कंज्यूमर्स भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन यूज़ करते हैं। वो क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि उन्होंने देखना है कि जो हम चीज़ प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, ख़रीद रहे हैं, उसका प्राइस क्या है, उसकी कॉस्ट क्या है, कॉस्ट को कैसे रिड्यूस किया जा सकता है। तो कंज्यूमर्स को भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। पब्लिक, अब पब्लिक को क्या क्यों चाहिए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, पब्लिक अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन यूज़ करती है बिकॉज जो बिजनेसेस हैं वो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हैं लोगों को। कोई भी बिजनेस तभी एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा प्रोवाइड करेगा अगर उसका वो बिजनेस एक्सपैंड हो रहा है, अगर वो प्रॉफिट पे जा रहा है। तो पब्लिक भी क्या करती है, अकाउंट्स की यूज़ करती है। सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, अब जो अकाउंटिंग है वो दो सिस्टम्स यूज़ किए जाते हैं, डबल एंट्री सिस्टम और सिंगल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम वो सिस्टम है जो कि दोनों एस्पेक्ट्स, किसी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के दोनों एस्पेक्ट्स को कंसीडर करता है, डबल एस्पेक्ट को कंसीडर करता है। दोनों एस्पेक्ट्स क्या है, डेबिट और क्रेडिट। जैसे हमने चीज़ को परचेज़ किया, कैश परचेज ऑफ गुड्स, मैंने गुड्स परचेज़ की, तो मैंने गुड्स को क्या किया, रिसीव किया, और उसके बदले मैंने क्या किया, कैश पे किया। तो एक चीज़ आई है और दूसरी चीज़ गई है, हमने कुछ रिसीव किया और कुछ पे किया, तो यहाँ पे डबल इफ़ेक्ट पड़ा है। किसी भी ट्रांजैक्शन का डबल इफ़ेक्ट होगा और उसे शो किया जाएगा तो उसे डबल एंट्री सिस्टम कहते हैं। ठीक है, डबल एंट्री सिस्टम वो सिस्टम है, हर एक ट्रांजैक्शन का डबल इफेक्ट तो होता ही है। जैसे हमने कैश परचेज ऑफ गुड्स की है तो कैश आया, कैश पे किया, गुड्स रिसीव की, डबल इफेक्ट हो गया। अगर हमने कैश सेल ऑफ गुड्स की, कैश सेल की है तो कैश आया और गुड्स हमने क्या दी है, सेल की है, तो एक चीज़ आई है और दूसरी गई है, यहाँ पे भी डबल इफेक्ट हुआ है। तो डबल इफेक्ट तो होता ही होता है। वो सिस्टम जो डबल इफेक्ट को रिकॉर्ड करता है उसे डबल एंट्री सिस्टम कहते हैं। इसके फीचर क्या है, ये ट्रांजैक्शंस का कंप्लीट रिकॉर्ड रखता है। ठीक है, और ये दोनों एस्पेक्ट्स को कंसीडर करता है, रिसीविंग का भी और गिविंग का भी। यही खास बात है, कंसेप्ट तो दो ही होंगे, एस्पेक्ट तो होंगे, एक चीज़ आएगी और दूसरी जाएगी, पर डबल एंट्री की फीचर ये है कि ये दोनों एस्पेक्ट को कंसिडर करता है। एक चीज़ को ये डेबिट करता है और दूसरी को क्रेडिट करता है। कैसे करता है वो हम जर्नल वाले लेसन में करेंगे। अब ये क्योंकि हमने हर एक ट्रांजैक्शन का डबल एस्पेक्ट किया, जो डेबिट किया वो क्रेडिट भी किया है, तो जो टोटल होगा सारे डेबिट्स का और सारे क्रेडिट्स का वो हमेशा इक्वल होगा। डबल एंट्री का फ़ायदा क्या है, फर्स्ट इज साइंटिफिक सिस्टम। साइंटिफिक सिस्टम है ये अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने में मदद करते हैं। दूसरा, इसमें ट्रांजैक्शंस का कंप्लीट रिकॉर्ड होता है। कंप्लीट रिकॉर्ड का मतलब बोथ साइड्स आर रिकॉर्डेड। ठीक है, कंप्लीट हो गया, भी जो चीज़ हम रिसीव कर रहे हैं उसको भी रिकॉर्ड कर रहे हैं और जो चीज़ हम पे कर रहे हैं उसको भी रिकॉर्ड कर रहे हैं। सो ये दोनों एस्पेक्ट्स को कंसिडर करता है। तीसरा, इसमें अरिथमेटिक एक्यूरेसी पता चलती है, क्योंकि हम लोग जब जर्नल करते हैं जो चीज़ हमने डेबिट की उतनी अमाउंट से ही हम क्रेडिट कर रहे हैं। फिर हम लेजर तैयार करते हैं, उसके बाद हम ट्रायल बैलेंस करते हैं। ट्रायल बैलेंस में हम टोटल ऑफ द डेबिट बैलेंसेस एंड क्रेडिट बैलेंसेस लेते हैं और वो हमेशा बराबर आता है। ट्रायल बैलेंस यही बताता है कि डेबिट बैलेंस इज इक्वल टू क्रेडिट बैलेंस और नॉट। तो इस तरह से हम अरिथमेटिक एक्यूरेसी चेक कर सकते हैं, इंश्योर कर सकते हैं। ये प्रॉफिट एंड लॉस को मेजर करने में मदद करता है। कौन? डबल एंट्री सिस्टम।
डबल एंट्री सिस्टम की वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस मेजर कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा ये हमें फाइनेंशियल पोजीशन, क्योंकि जब हमने ट्रायल बैलेंस बना लिया फिर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, उसके बाद हम बैलेंस शीट बनाते हैं। तो बैलेंस शीट हमें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बताती है। कंपैरेटिव स्टडी इज़ पॉसिबल, क्योंकि हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस हर साल बनाते हैं, तो हम लोग इसे कंपेयर कर सकते हैं विद द प्रीवियस ईयर। हम इसको प्रीवियस ईयर के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं, और इसी साल हम लोग अपने प्रॉफिट एंड लॉस को किसी और बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं। ये मैनेजमेंट को डिसीज़न लेने में भी हेल्पफुल है, क्योंकि ये हमें क्यों हेल्पफुल है, क्योंकि ये हमें कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शंस बताती है। डिलीशन ऑफ फ्रॉड, क्योंकि हर एक ट्रांजैक्शन का डबल इफेक्ट होता है, तो इस वजह से एट द एंड हम लोग ट्रायल बैलेंस में दोनों को चेक भी कर सकते हैं, जिसकी वजह से फ्रॉड और मिस एप्रोप्रिएशन के जो चांसेस है वो कम हो जाते हैं। देन है सिंगल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम को इनकम्प्लीट, अब उसमें मैं बार बार कह रही थी कि हम डबल एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करते हैं, इसमें हम डबल को नहीं करते। इट इज़ इनकम्प्लीट डबल एंट्री सिस्टम। इसमें हम दोनों सारी ट्रांजैक्शंस को डबल एंट्री सिस्टम के बेसिस पे रिकॉर्ड नहीं करते। कुछ ट्रांजैक्शंस का तो दोनों एस्पेक्ट कंसिडर किए जाते हैं, पर कुछ ट्रांजैक्शन का सिर्फ एक ही एस्पेक्ट रिकॉर्ड किया जाता है, या रिकॉर्ड ही नहीं किया जाता। तो सिर्फ पर्सनल अकाउंट बनाए जाते हैं या कैश बुक ही बनाई जाती है। तो इस तरह से सिंगल एंट्री सिस्टम इनकम्प्लीट सिस्टम है। इससे हमें एग्जैक्ट प्रॉफिट लॉस निकालना भी मुश्किल है, इससे हमें बैलेंस शीट बनानी भी थोड़ी मुश्किल है। तो ज़्यादा जो हम यूज़ करते हैं वो डबल एंट्री सिस्टम। जितना भी हम अकाउंट्स आगे करेंगे, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, P&L, वो सब डबल एंट्री पे बेस्ड होगा। सिंगल एंट्री सिर्फ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में ही यूज़ की जाती है। ठीक है, ये था हमारा आज का टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक में हम अकाउंटिंग टर्म्स जो हैं, जिन पे सारा अकाउंट्स बेस्ड है, अकाउंटिंग टर्म्स सीखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।